हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री पंजाब। मेरा नाम है गौरव और आज हम वोकैबुलरी करने की कोशिश करेंगे थ्रू रूट वर्ड्स। देखिए, वोकैबुलरी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और रूट वर्ड्स उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि एक रूट वर्ड के थ्रू आप मल्टीपल रूट वर्ड्स बना सकते हैं। अब रूट वर्ड्स भी जो हैं वो तीन टाइप के होते हैं। नॉर्मली जब हम बात करते हैं रूट वर्ड्स की तो हमें लगता है कि रूट वर्ड्स ऐसे शब्द हैं जिनसे शब्द बनते हैं, बट ऐसा नहीं है। रूट वर्ड्स जैसे दो हम मेनली पढ़ते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। कुछ शब्द पहले जोड़ दिए जाते हैं और कुछ बाद में जोड़े जाते हैं, जिनकी हेल्प से एक नया वर्ड बनता है, उसके मीनिंग में थोड़ा बहुत चेंज आता है, उसको हम एक रूट वर्ड की हेल्प से समझ सकते हैं। अब जैसे आप प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रीफिक्स तो प्री मतलब पहले, फिक्स आप पहले ऐड कर रहे हैं, राइट, ठीक है, सफिक्स मतलब बाद में ऐड कर रहे हैं। तो नॉर्मल इन दो शब्दों को भी आप इनका मीनिंग समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। यहां पर प्री एक रूट वर्ड है। अब नॉर्मली ये समझा जाता है कि रूट वर्ड से वोकैबुलरी प्रिपेयर करना इजी है, बट ऐसा नहीं है। रूट वर्ड्स याद रखना मुश्किल है। इसकी हेल्प से नए शब्दों का मीनिंग समझना और उन्हें याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे जो हमारा पहला आज का रूट वर्ड है, दैट इज मैल। देखो, मैल, जब हम मैल वर्ड पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, ठीक है, या फिर हम कहें इविल सेंस में लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। अब यहीं से हमारे पास शब्द आता है मैल प्रैक्टिस। तो आपने ये शब्द देखा, इसका आपको मीनिंग पता है, और प्रैक्टिस का मीनिंग सभी को नॉर्मली पता होता है। एक बुरी प्रैक्टिस, बुरी प्रथा, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं? मैल प्रैक्टिस बोलते हैं। जैसे देर आर मेनी मैल प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी, इविल प्रैक्टिसेस, बुरी प्रथाएं, बैड प्रैक्टिसेस, ठीक है, जिनको अबॉलिश किया जाना चाहिए। तो मीनिंग समझ में आ गया, आई थिंक। अब यहीं से मिलता जुलता एक और शब्द आता है मलाइस, ठीक है, ये भी आप बुरी भावना, ठीक है। अब एक और शब्द आता है मलाइन, ठीक है, एक और शब्द आता है मलाइनेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चार शब्द हैं, लेकिन इनकी रूट वर्ड कहां पर है? इविल की फॉर्म में। तो जब भी आप इनसे मिलते जुलते या इनसे रिलेटेड वर्ड देखते हो तो आपको मीनिंग समझ में आ जाता है कि भाई नहीं, ये इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो इससे रिलेट किया गया था और हमें कॉन्टेक्चुअली इसका मीनिंग याद है। तो आई होप कि आपको पहला रूट वर्ड जो हमने किया मैल, ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड वर्ड प्रिपेयर करना अब आपका काम है। मैं रूट वर्ड समझा रहा हूं, रूट वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं, और रूट वर्ड से अलावा जो भी शब्द बचते हैं वो प्रिपेयर करना आपका एक थोड़ा सा काम हो जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन यहां पर बहुत ज्यादा इस शब्द की जाती है, ठीक है। अब दूसरा जो बड़ा एक कॉमन सा वर्ड है, बहुत बार यूज होता है, आप सभी को भी पता है, फोबिया, ठीक है। फोबिया का मीनिंग होता है फियर, ठीक है। अब देखो, एक था प्रीफिक्स, ये है सफिक्स, दोनों को ही हम रूट वर्ड में काउंट कर रहे हैं, दोनों को ही आप रूट वर्ड में काउंट कर रहे हैं। तो फोबिया का मीनिंग क्या होता है? फियर होता है, ठीक है। अब जैसे जूफोबिया आ गया। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जूफोबिया? जू का मीनिंग आप सभी को पता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ एनिमल्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एनिमल्स से, जानवरों से डर लगता है, तो उसको जूफोबिया बोला जाता है, ठीक है। अब ये बड़ा कॉमन है, ठीक है। आप देखते हैं कि बहुत सारे जानवरों से आपको भी डर लग सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है शब्द, ठीक है। बट हाँ, हम इसका यूज़ नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है, राइट, हाँ जी। अब जैसे इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है फोबिया, जिसमें यूज़ होता है डेमोफोबिया, ठीक है। अब डेमो जो है वो पीपल के लिए यूज़ होता है, तो फियर ऑफ पीपल, और यू कैन से दैट जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, उसका डर जो होता है, दैट इज डेमोफोबिया, राइट। उसको आप क्या बोलते हैं? डेमोफोबिया बोलते हैं। तो एक डेमोफोबिया हो गया, एक जूफोबिया हो गया जब हम बात करते हैं, ठीक है।
अब एक हमारे पास आता है थियोफोबिया, ठीक है, शब्द क्या है, थियोफोबिया है। अब अगर आपको थियो का मीनिंग नहीं पता है तो आपको थियोफोबिया का मीनिंग भी नहीं पता होगा। पर्टिकुलरली ये जो शब्द है गॉड के लिए यूज होता है, तो फियर ऑफ गॉड और रिलीजन, फियर ऑफ गॉड और रिलीजन, ठीक है। कई लोगों को धर्म से बहुत डर लगता है या भगवान से बहुत डर लगता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जब हम शब्द यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। शब्द जो है वो है थियोफोबिया, राइट। THEI इज रिलेटेड टू गॉड और रिलीजन, ठीक है। तो आई थिंक कि ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं मिली होगी। हाँ जी, चलो अगले शब्द पर चल रहे हैं। अगला जो हमारे पास शब्द है दैट इज फिन। देखो फिन का मीनिंग क्या होता है, लिमिट, ठीक है, लैटिन वर्ड है। फिन का मीनिंग होता है लिमिट या फिर टू एंड समथिंग, टू एंड समथिंग, ठीक है जी, किसी चीज को खत्म करना। अब जब हम इस शब्द को देखते हैं तो हमारे पास ये आता है इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, ये भी आता है ना, दोनों शब्द आते हैं, इन्फिनिटी भी आता है, इनफाइनाइट भी आता है, राइट, ठीक है। ये दोनों शब्द का ही प्रयोग यहां पर किया जाता है। तो इनका मीनिंग क्या होता है, नो लिमिट, क्योंकि इससे पहले इन ऐड हो गया है, ठीक है। तो इन ऐड हो जाता है तो ऑपोजिट मीनिंग आ जाता है, राइट, ठीक है। तो जैसे हम यूज करते हैं डिफैटिजेबल, और अगर हम शब्द यूज कर ले इनडिफैटिजेबल तो वो उसका ऑपोजिट हो जाता है। हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ, अब एक शब्द और आता है जो फिन से ही रिलेटेड होता है और उसे हम बहुत यूज करते हैं, डेफिनेट, ठीक है ना। तो इसको प्रिसाइज कहते हैं नॉर्मली तो, और जो एक चीज हमारे लिए श्योर हो, शॉर्ट हो, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं, डेफिनेट बोलते हैं। तो इसकी एक डिफाइंड लिमिट है, क्या है, एक डिफाइंड लिमिट है कि उससे पार नहीं जा सकता, उस दिन हो जाएगा समथिंग, कुछ इस टाइप से इसका एक मीनिंग बनाया जाता है। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप सभी को। हाँ जी, अब एक और शब्द हमारे पास आता है, रूट वर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास शब्द आता है फिल, ठीक है, फिल। फिल का मीनिंग होता है लव या फिर अट्रैक्शन, लव या फिर अट्रैक्शन। उसके लिए हम फिल या फिर फाइल शब्द है, ठीक है, इसको यूज करते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, और जब आप इसको यूज करते हैं तो आपको इसकी क्लैरिटी हो जाती है। जैसे बिब्लियोफाइल, ठीक है, बड़ा कॉमन सा शब्द है, अगर आपने रूट वर्ड्स किए हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए हुए हैं तो आपको याद होगा बिब्लियोफाइल, वन हु लव्स बुक्स, ठीक है जी। तो जो बुक्स को बड़ा प्यार करता है, ठीक है, उसके लिए हम बिब्लियोफाइल शब्द यूज करते हैं। अब यहीं पर न्यूक्लियोफाइल शब्द अगर आपने साइंस पढ़ा है तो वहां पर आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अगर कोई बताएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ जी, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, चलो, न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस को प्यार करता है या न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब यहीं पर आता है फिलांथ्रोपिस्ट, ठीक है, वन हु लव्स मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड लवर, इसको बोला जाता है भाई, ठीक है। तो कॉमन शब्द लिख रहा हूं, ठीक है। एक शब्द और होता है फिलोलॉजिस्ट, राइट, फिलोलॉजिस्ट होता है वर्ड लवर, ठीक है, वर्ड लवर, वन हु हैज नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, उसको फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं भाई, ठीक है, याद रख लीजिए ना। लैंग्वेज को प्यार करता है, स्कॉलर हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है इसको लैंग्वेज के बारे में। डन, क्लियर हो गया आई थिंक। तो फाइल समझ में आ जाएगा या फिल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और हमारे पास शब्द आता है, कॉमन है, बहुत जगह पर यूज होता है, लॉजी, ठीक है। हाँ जी, लॉजी, लॉजी का मीनिंग क्या होता है, ग्रीक शब्द है, ठीक है, या फिर लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है, पहले तो ये क्लैरिटी कर ले। लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी, किसी चीज के बारे में अगर आप अध्ययन करते हैं,
ठीक है, कुछ भी पढ़ते हैं या स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास है तो उसको रिलेट किससे कर दिया जाता है? लॉजी से रिलेट कर दिया जाता है। जैसे बायोलॉजी, ठीक है, अगर आपको लिविंग थिंग्स के बारे में आपने कुछ पढ़ाई की है या कोई चीज़ रिलेटेड है तो उसे बायोलॉजी के अंडर डाल दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो पर्सन बायोलॉजी पढ़ता है उसे आप क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट कहते हैं, राइट? यही है। तो हमारे पास यहाँ पर लॉजी का मीनिंग क्या आया? स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ समथिंग और सम पर्टिकुलर थिंग। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लेंगे दैट विल बी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब लॉजी और ग्राफी बड़े कॉमन से शब्द हैं, रूट वर्ड। ठीक है, दोनों का मीनिंग सिमिलर सेंस में होता है कि भाई एक का मीनिंग आपके पास क्या आ गया, किसी स्टडी से रिलेटेड है, दूसरा ग्राफी का भी सेम सेंस में डिफरेंट फील्ड की तरह यूज नहीं होता, सेम फील्ड की तरह यूज होता है, स्टडी से रिलेट करके ही हम देखते हैं। जैसे कार्टोग्राफी हो गया, ठीक है, कार्टोग्राफी हो गया तो एक ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज है। ठीक है, तो ग्राफी जो है वो किसके लिए पर्टिकुलरली आता है? ग्राफी नॉलेज के लिए। ठीक है, यहीं पर मेंशन कर रहा हूं क्योंकि दोनों रूट वर्ड्स का कॉमन सा मीनिंग है। ठीक है, बायोलॉजी समझ में आया, कार्टोग्राफी और लिख रहा हूं। ठीक है, वन हु हैज नॉलेज अबाउट मैप्स, नॉलेज अबाउट मैप या मैप मेकिंग। ठीक है, तो उसे हम क्या, उस थिंग को हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोलते हैं। और जो पर्सन होता है दैट पर्सन इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। जो पर्सन मैप मेकिंग करता है उसको आप क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी। अब जैसे यहां पर अगर आप देखें तो एनालॉजी आता है। ठीक है, एनालॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स। ठीक है, तो एनालॉजी लिख देता हूं। एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा। तो व्हाट वी आर कॉलिंग इट? कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स, राइट? दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। हाँ जी, समझ में आ गया। अब जैसे नॉर्मली मॉर्फोलॉजी हम बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी? हाँ जी, क्या होता है मॉर्फोलॉजी? मॉर्फ क्या होता है? मॉर्फ क्या होता है? आप मॉर्फोलॉजी छोड़ो, मॉर्फ का मीनिंग देख लो। जब हम मॉर्फ यूज करते हैं तो मॉर्फ होता है फॉर्म। फॉर्म मीन्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास मॉर्फ आता है। ठीक है, जैसे मॉर्फिन भी आप अगर अब बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करेगा। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अगले रूट वर्ड की तरफ चल रहे हैं। अगला रूट वर्ड है हमारा THEI। अभी हमने इससे रिलेटेड शब्द देखा था। ठीक है, गॉड या फिर रिलीजन। ठीक है, तो जब भी हमें गॉड को या रिलीजन को किसी वर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करना होता है तो हम इस रूट वर्ड को यूज करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? ज्यादा से ज्यादा केसेस में हम इस शब्द को यूज करते हैं। जैसे थीस्ट, ठीक है, एथीस्ट, यहीं से थीज्म और एथीज्म आ जाएगा, राइट? अब एक और शब्द आता है पेंथीस्ट। ठीक है, ये शब्द भी जो है वो बहुत बार यूज होता है। उसके बाद थियोलॉजी जैसे हमने पढ़ा, और इसी से रिलेटेड आ जाता है थियोक्रेसी। ठीक है, तो दीज आर सम वर्ड्स विच आर रिलेटेड डायरेक्टली टू थी या फिर थाई। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। थीस्ट, वन हु लव्स गॉड। ठीक है ना? वन हु थिंक्स दैट गॉड एग्जिस्ट, उसको थीस्ट बोलते हैं। एथिस्ट, जो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, उसको एथीस्ट बोलते हैं। पेंथीस्ट,
वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है, तो उसको पैंथीस्ट बोला जाता है। एंड दिस बिलीफ इज कॉल्ड पैंथीज्म। इस बिलीफ को जो है वो क्या बोलते हैं, हम पैंथीज्म बोलते हैं। आपने सुना है ना कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कण कण में भगवान है, राइट, ये बोला जाता है। तो उस बिलीफ को आप पैंथीज्म बोलते हैं, और जो वो पर्सन है जो वो बिलीफ कर रहा है उसको आप क्या बोलते हैं, पैंथीस्ट बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पैन इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो पैन का मीनिंग क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ये भी एक नया रूट वर्ड है आपके पास, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीथिंग, ठीक है। इस तरीके से हम बात करते हैं, पैनोरेमा, ठीक है, हाँ जी, पैनोरेमा, ठीक है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं पैन को। थियोलॉजी आप सभी ने अभी पढ़ा था, द स्टडी ऑफ रिलीजन और गॉड। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ गॉड और रिलीजन, ठीक है। तो जहां पर जैसे बहुत सारी ट्राइब्स हैं, वो अभी भी ये मान करके चलती हैं कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, गॉड की है, गॉड से सुपीरियर कोई नहीं है। तो वो किस टाइप की गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, थियोक्रेसी को फॉलो करते हैं, राइट, क्लियर, हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको। ये रूट वर्ड बड़ा कॉमन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। आई थिंक कि सभी को समझ आ जाना चाहिए। अगले रूट वर्ड पर चल रहे हैं, हाँ जी, फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड जो आपके लिए क्या होगा, वो क्या होगा, फैक्ट होगा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फैक्ट, हाँ जी, क्या मीनिंग होता है फैक्ट का। रूट वर्ड है, ये सिंपल वर्ड नहीं है, ठीक है, ये याद रखेंगे, हाँ जी, फैक्ट। तो पहले तो मैं आपको सोचने पे ही मजबूर करूंगा कि क्या है, क्या मीनिंग है इसका, बताओ। नहीं पता, पढ़ा तो है सर, रूट वर्ड का मीनिंग नहीं पता। देखो, फैक्ट का मीनिंग होता है मेड और डन, ठीक है। कोई चीज बना दी गई है या फिर कोई चीज पूरी कर दी गई है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज करते हैं, फैक्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहला जो शब्द आता है दैट इज फैक्ट्री, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेस जहां पर चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, ठीक है। दूसरा जो शब्द हमारे पास आता है दैट इज मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो याद रखें, देखो ये यहां पर शब्द आ गया है फैक्ट, ठीक है। तो सीधा सीधा मैन्युफैक्चर का मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी चीज को बनाना, राइट, ठीक है। मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी चीज को बनाना, हाँ जी, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और शब्द आता है फैक्टर, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, मेकर, ठीक है। दिस इज अ क्रूशल फैक्टर, दिस इज अ क्रूशल मेकर ऑफ दिस थिंग, ऑफ दिस आइडिया, ऑफ दिस बिलीफ, ऑफ दिस थिंग, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फैक्टर यूज करते हैं। एक और शब्द इससे मिलता जुलता है, आर्टिफैक्ट, ठीक है। तो आर्टी जब हम यूज करते हैं तो इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन, तो मेड और मैन्युफैक्चर्ड, है ना, बाय ह्यूमन, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट बोलते हैं, राइट। कोई और शब्द आपके दिमाग में आ रहा हो फैक्ट से रिलेटेड जो लग रहा हो कि बड़ा सिंपल सा है, हाँ जी, बताओ। अगर आपको लग रहा है तो बता सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बता सकते। नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं, हाँ जी, चलो ठीक है, मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। सेटिस्फैक्शन, ठीक है, फैक्ट आया इसमें। सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि बहुत कर लिया यार, ये डन इनफ, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन। जब आप ये मानते हैं कि आपने बहुत कर लिया है, ठीक है, इनफ, यू हैव डन इनफ, ठीक है, इन दैट सिनेरियो यू सेटिस्फाई योरसेल्फ, ठीक है। तो उस कंडीशन को सेटिस्फैक्शन बोला जाता है, ठीक है भाई। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा आपको फैक्ट। तो फैक्ट एक रूट वर्ड है। अब इससे रिलेटेड मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे स्टुपेफिकेशन हो सकता है, पेट्रिफिकेशन हो सकता है, सॉरी पेट्रीफैक्शन हो सकता है ना, हाँ जी। चलो अब नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ जो है हम चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड आपका 8th
हाँ जी, इसे बोलते हैं DICT, डिक्ट। ठीक है, डिक्ट का मीनिंग होता है से, टू से समथिंग, कुछ कहना। ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? डिक्ट यूज़ करते हैं। अब पहला शब्द जो आता है यहाँ पर, दैट इज डिक्शन। ठीक है, आपने डिक्शनरी सुना होगा, तो वहीं से उठा करके ये वर्ड यूज़ किया गया है, डिक्शन। अब देखो, डिक्शन क्या होता है? जो आप डेली लाइफ में कोई अगर वोकैबलरी यूज़ कर रहे हैं जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, या फिर आपकी एक इंग्लिश लैंग्वेज के शब्द हैं, या हिंदी के मिक्स, जो भी कहें, जो भी आप शब्द प्रयोग में लाते हैं, उन्हें डिक्शन बोला जाता है। तो आई विल से योर वोकैबलरी, योर वोकैबलरी। ठीक है, हर एक पर्सन की अपनी अलग वोकैबलरी होती है, अपने अलग चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उनके कॉन्टेक्स्ट को हमने यहां पर डिक्शन में समझा है। ठीक है, अब जैसे एक आता है प्रिडिक्टेड, ठीक है, या प्रिडिक्शन, ये भी तो होता है ना, प्रीडिक्शन, पहले ही कुछ कह देना, टू से समथिंग राइट बिफोर हैंड, मतलब होने से पहले ही कह रहे हो, तो मतलब इट्स काइंड ऑफ फ्यूचर, इट्स काइंड ऑफ फ्यूचर, राइट। यही है प्रोसेस, यही चल रही है, गलत तो नहीं है। प्रेडिक्शन आ गया, डिक्शन आ गया, प्रेडिक्शन आ गया। ठीक है, कुछ और आपके दिमाग में आ रहा हो? वर्डिक्ट, वर्डिक्ट में भी डिक्ट आता है। ठीक है, और कोई शब्द आपको लग रहा है? हाँ जी, वर्डिक्ट, टू से समथिंग लाउडली, टू से समथिंग क्लियर। हाँ जी, टू से द ट्रुथ। हाँ जी, कॉन्ट्राडिक्ट, ये भी आता है, कॉन्ट्राडिक्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट इज टू से समथिंग अगेंस्ट, टू से समथिंग अगेंस्ट, किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, राइट। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आप क्या यूज करते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट यूज करते हैं। तो आई होप के डिक्ट जो आपके पास शब्द था वो क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ जी, अगले रूट वर्ड पर चलते हैं। देखो, अगला रूट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज साइड। कॉमन है, बहुत बहुत बार यूज होता है साइड। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, पेस्टिसाइड, है ना। क्या शब्द आता है? पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है? मीनिंग तो पता ही होगा, टू किल पेस्ट, टू किल पेस्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स, है ना, उसको मारने के लिए जो हम इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर कह लो या उसके कंडीशन कह लो, जब हम कोई चीज ऐसी है जो इंसेक्ट्स को मारती है, उसे पेस्टिसाइड बोला जाता है। ठीक है, अब इससे मिलते जुलते यहां पर साइड से मिलते जुलते, साइड का मीनिंग होता है टू किल। ठीक है, या समथिंग दैट किल्स, समथिंग दैट किल्स। ठीक है, यहां पर आता है पैट्रीसाइड। पैट्री जो शब्द है, इट इज यूज्ड फॉर फादर। तो यहां पर शब्द क्या बनेगा? किलिंग ऑफ फादर। ठीक है, किलिंग ऑफ समवन्स फादर, उसको आप क्या बोलेंगे? पैट्रीसाइड बोलेंगे, अपने पिता की हत्या। ठीक है, अब सिमिलर शब्द जो है वो मैट्रीसाइड के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है ना। तो मैट्री इज यूज्ड फॉर मदर, किलिंग ऑफ मदर, राइट। ठीक है जी, अब फ्रैट्रीसाइड भी हो सकता है। फ्रैट्रीसाइड इज फॉर ब्रदर। ठीक है जी, तो आप मीनिंग याद रख लेना, निकाला जा सकता है आराम से। अब एक बड़ा कॉमन सा यहां पर शब्द आता है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मीनिंग होता है किलिंग ऑफ अ किंग। ठीक है, किसी राजा की जब हत्या होती है तो उसको रेजिसाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेजिसाइड बोला जाता है। तो आपके पास पैट्रीसाइड भी है, मैट्रीसाइड भी है, फ्रैट्रीसाइड भी है और रेजिसाइड भी है। चार शब्द हैं, कॉमन हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं।
आप अगर इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी याद कर लोगे जो मैंने इस क्लास में कराया, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में इन्हीं टाइप के, इन्हीं शब्दों को जो है वो रिपीट करके आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्लीज़, भूलेंगे नहीं। हाँ जी, आई थिंक कि ये शब्द जो हैं वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। एक और शब्द आता है जैसे इन्फेंटिसाइड। ठीक है, नवजात शिशु जो है उसकी किलिंग को इन्फेंटिसाइड बोला जाता है। ठीक है, तो वो शब्द भी आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलो अगले शब्द पर चल रहे हैं। बहुत ही कॉमन शब्द है अगला, एंटी। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, किसी चीज के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो मेरा एंटी है। ठीक है, तो यहां पर एंटी का मीनिंग क्या है कि वो मेरे अगेंस्ट है। राइट, पहली चीज तो यहां से मीनिंग क्लियर हो जाता है। अब दूसरा हम शब्द यूज करते हैं एंटीसेप्टिक। हाँ जी, स्पेलिंग क्या ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मीनिंग क्या होता है? वर्किंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट अगर कोई काम कर रहा है तो उसे एंटीसेप्टिक बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इन्फेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अब एक और शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, एंटीडोट। एंटीडोट, इफ समथिंग वर्क, ठीक है, अगेंस्ट अ पॉइजन, अगेंस्ट अ पॉइजन, राइट, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। एक शब्द आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा यूज होता है, एंटी सोशल। ठीक है, सोशल है, एंटी सोशल है, बहुत बार यूज होता है, राइट। हाँ जी, तो एंटी सोशल मतलब ऑपोजिट, और यू कैन से दैट कॉन्ट्राडिक्टरी टू द सोशल नॉर्म्स। अगर कोई चीज सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है तो उसको आप एंटी सोशल बोलते हो। एक और आता है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये भी बहुत आपने सुना होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं बताएगा कोई? साइंस तो आपका एक मेजर कंपोनेंट है। बताओ, एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या मीनिंग है? कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो रिएक्शन करते हैं अगेंस्ट that damage, you can say that, the cells of an organism। ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स बोला जाता है। एक क्लियर डेफिनेशन बता देता हूं, कंपाउंड्स दैट वर्क अगेंस्ट द केमिकल रिएक्शन दैट डैमेज द सेल, और यू कैन से दैट सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोला जाता है? एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। ठीक है जी, तो अगेंस्ट इसमें भी शब्द का प्रयोग होता है, बहुत बार आता है। तो ये थे आज की क्लास के 10 ऐसे रूट वर्ड्स जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। बहुत बार इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, रिपीटेडली यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चंस पूछे गए। आई होप कि इस लेक्चर ने आपको, आपकी वोकैबुलरी को, ठीक है, एक इम्प्रूवमेंट के जोन में डाला होगा। और एग्ज़ाम में अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड कोई शब्द ढूंढ पाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। इस लेक्चर को प्लीज़ 1-2 बार रिवाइज कर लेना, सो दैट कि ये शब्द जो है आपके दिमाग में आ जाए और आपको कोई परेशानी इनको याद करने में ना हो। इफ़ यू थिंक कि इस लेक्चर ने आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव किया है तो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हमने सभी पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए एक नया कोर्स भी शुरू किया है, दैट इज़ कॉल्ड मास्टर कोर्स 4.0। आप उसे भी अवेल कर सकते हैं अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, देन थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल। और आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है।
जिसमें हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप करेंगे जो आने वाले पंजाब के सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। जो ज्योग्राफी में जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बेस्ड होगा वो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड होगा, और कुछ हम लोग इंडिया का ज्योग्राफी भी लेंगे और साथ में वर्ल्ड के भी ज्योग्राफी लेंगे। क्योंकि अगर दोनों सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और दोनों कुछ क्वेश्चन की तैयारी आप अच्छे से करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और ये जितनी भी क्वेश्चन हम लोग 20 लेंगे वो एक तरह से प्रीवियस ईयर के पेपर के ऊपर बेस्ड होता है, और इसी आधार पर जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड रिचेस्ट मोनाजाइट्स डिपॉजिट इन इंडिया आर लोकेटेड इन। कहता है वर्ल्ड रिचेस्ट मोनाजाइट फ्रॉम विच द थोरियम इज मेनली ऑब्टेन डिपॉजिट इन इंडिया आर लोकेटेड इन। माने भारत का किस राज्य, कौन सा भारत का स्टेट है जहाँ पर थोरियम मिलता है। जो थोरियम और यूरेनियम को न्यूक्लियर मिनरल्स कहते हैं और जिनका यूज़ मैक्सिमम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी से दो तरफ बम भी होते हैं और एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर मोनाजाइट सैंड्स में थोरियम मिलते हैं। और वर्ल्ड में हमारा प्रोडक्शन करने में फर्स्ट रैंक है। तो पहला ऑप्शन में केरला है, गुजरात है, असम है और कर्नाटका है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर्स। तो आप देखेंगे इसमें से 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा केरला। केरला ऐसा भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा थोरियम मिलते हैं, और थोरियम जिस रेत से निकाला जाता है, सैंड से, उसको मोनाजाइट सैंड कहते हैं और वहीं से थोरियम निकाल सकता है। तो मैप पर आप देख सकते हैं इस वाले इलाके, केरला का जो इलाका है, यहीं से हम थोरियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बाउंड्री लाइन आप मैप पर देखते हैं, ये केरला का है और केरला में ही थोरियम मिलता है। और वहाँ पर जो रेतों में जिस रेत से मिलता है थोरियम, उसका नाम मोनाजाइट्स है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द गद्दी ट्राइब इज फाउंड। तो एक क्वेश्चन आपके ट्राइब्स के ऊपर आते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राइब्स के ऊपर कि जो गद्दी ट्राइब है वो किस राज्य में मिलते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की हिमाचल प्रदेश। तो गद्दी ट्राइब ये होते हैं कि एक तरह से भेड़ बकरी अपने चराते हैं और ये किस स्टेट्स में मेनली मिलते हैं, इनका मैक्सिमम पॉपुलेशन किस राज्य में है। तो ऑप्शन में आपके राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और हिमाचल प्रदेश है। तो राइट आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इंडिया का माउंटेन स्टेट्स है और यहाँ पर जो ट्राइबल मिलते हैं गद्दी कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है चंबा और एक है कांगड़ा। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में गद्दी ट्राइब लोग मिलते हैं, जिनके बाद भेड़ बकरी सीप एंड गोट होता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो स्वीज कैनाल है किस 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। तो पहला ऑप्शन आपका है रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ, दूसरा ऑप्शन है मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, और तीसरा है कैप्सियन सी एंड मेडिटेरियन सी, और ब्लैक सी एंड रेड सी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन 2 सी को जो स्वेज कैनाल है। तो 2 कैनाल बहुत क्वेश्चन, एक तो पनामा कैनाल के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक स्वेज कैनाल के ऊपर, तक करके जाना है एग्जाम के लिए। तो राइट इसका आंसर क्या होगा, सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर विल बी बी इज द करेक्ट आंसर, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। आप मैप पर भी दे सकते हैं, ये है मेडिटेरियन सी का इलाका और नीचे को रेड सी, और इसी से कैनाल्स बना है जिसका नाम है स्विस कैनाल, और जिस कंट्री में लाई करता है उसका नाम है इजिप्ट कंट्री में लाई करता है। तो ये स्विस कैनाल 2 महासागरों को, भूमध्य सागर जिसको मेडिटेरियन सी कहते हैं, रेड सी जिसको लाल सागर कहते हैं, 2 सी को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज द करेक्ट आंसर, 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 4। अब कहते हैं कि ये क्वेश्चन में कौन सी द फॉलोइंग पेयर इन रिस्पेक्ट टू द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, हिंदी में इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जिसको आपको पता है कि इसको झूम खेती कहते हैं असम में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड कि नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब ये कहते हैं कि बेवार है झूमिंग कल्टीवेशन का ये नाम है
और आपको मैच करना है कि बेवार किस राज्य में कहते हैं, पोडू किस राज्य में कहते हैं, ब्रियंगा किस राज्य में कहते हैं, कुरवा किस राज्य में कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर्स क्या होगा। 1 सही कि 1 और 2 कि तीनों के तीनों सही हैं कि चारों के चारों सही हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको करके जाना एग्जामिनेशन पॉइंट से। तो झूम तो इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जो 7 सिस्टर स्टेट में इसको झूम कहते हैं। तो पहला ऑप्शन बेवर कर रहा है, एकदम करेक्ट है। मध्य प्रदेश में इसको बेवर कहा जाता है, पोडू इसको आंध्र प्रदेश में पोडू, और भियंगा उड़ीसा में, और कुरवा झारखंड में कहते हैं। अब आप देखेंगे कि और भी इसके नाम है, तो ये आपके चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, 4 का डी। तो खासकर ट्राइबल के द्वारा किया जाता है, एक जगह पेड़ को काटते हैं और फिर दूसरी जगह वो, जब पेड़ में फर्टिलिटी में उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह वो शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं, और मध्य प्रदेश में बेवार कहते हैं, और आंध्रा में इसको पोडू कहते हैं, और उड़ीसा में इसको व्रिंगा कहते हैं, और झारखंड राज्य, ये सारे ट्राइबल स्टेट्स है, यहाँ पर कुरवा कहते हैं। तो ये चारों के चारों 4 के डी इज द करेक्ट आंसर। चारों के चारों आपके ऑप्शन इज है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पोर्ट्स के ऊपर कोई, ये जितने भी हमने क्वेश्चन ले रहे हैं वो सारे एक तरह से एग्जामिनेशन रिलेटेड है, और पोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पोर्ट्स। अब समुद्र किनारे ये सारे पोर्ट्स के इलाके आप देख रहे हैं मैप के सहारे। कुछ पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पर और कुछ कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट पर, कुछ पश्चिमी घाट पर, एक पूर्वी घाट पर। कहता है कि द वेस्ट कोस्ट हैड मोर सी पोर्ट देन द ईस्ट कोस्ट। कहता है कि जो वेस्ट कोस्ट है ये जो है यहाँ पर ज़्यादा पोर्ट है, यहाँ कम है, इधर बोल रहा है। कैसे? तो इधर पोर्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 मेजर है, इधर 1 2 3 4 5, इधर ज़्यादा पोर्ट है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कहता है कोची पोर्ट, जो कोची का पोर्ट है, ये कोची आपका रहा। कोची पोर्ट इज द हेड ऑफ बेबनाथ लेक कयाल, एकदम सही है। जिस लेक के सहारे उसका नाम है बेबनाथ कयाल। और हल्दिया पोर्ट इट्स सिचुएटेड ऑन द महानदी डेल्टा। जो हल्दिया का पोर्ट कह रहा है कि महानदी डेल्टा किनारे आपको बताना है, तो 1 सही है कि 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 करेक्ट आंसर्स इसके क्या होंगे। तो ऑप्शन को देखने से पता लगता है कि जो ये जो हल्दिया का पोर्ट है, प्रायद्वीप का पोर्ट है, वो महानदी के किनारे है। हल्दिया का पोर्ट जिस नदी किनारे है उसका नाम है हुगली। हुगली हुगली। तो स्टेटमेंट नंबर आपका 3 गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। कोची का पोर्ट सही है कि बेबनाथ लेक के सहारे, और हल्दिया का जो पोर्ट है महानदी किनारे जो है प्रायद्वीप का पोर्ट है। हल्दिया का पोर्ट हुगली नदी किनारे है, इसलिए 5 का बी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो भारत के कुछ राज्यों में न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां से एनर्जी को जनरेट किया जाता है, और पूछ रहा है कि क्या किस राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। तो राजस्थान में आपको पता है कौन सा न्यूक्लियर प्लांट है, महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में है। इस ऑप्शन में उड़ीसा में नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट। कैसे? तो राजस्थान में है, उसका नाम है रावत भाटा। रावत भाटा यहां पर है। महाराष्ट्र में तारापुर इंडिया का तारापुर इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर महाराष्ट्र में लगा। और तमिलनाडु में कुडमकुलम इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर तमिलनाडु में है, जिसका नाम है कुडमकुलम। उड़ीसा राज्य में नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर्स। तो महाराष्ट्र में पहला न्यूक्लियर पावर खुला, राजस्थान में रावत भाटा। अभी रिसेंटली हरियाणा में भी न्यूक्लियर पावर स्टैब्लिश किया जा रहा है, और न्यूक्लियर पावर का मेन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हो रहा है, क्योंकि कोयला ख़त्म हो रहा है, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है रिवर है, एक तरह से वर्षा की मात्रा कम हो गई है, इसलिए हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड द कॉफी प्रोडक्शन। अब कॉफी प्रोडक्शन के ऊपर यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन, कॉफी। और कॉफी कहता है इट इज कल्टिवेटेड इन द हाईलैंड। कहता है कि जो कॉफी का जो खेती है, कहता है इट इज कल्टिवेटेड इन द हाईलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कहता है भारत के 3 राज्यों में कॉफी ग्रो की जाती है। पहला है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। 3 ऑप्शन करें।
इंडिया मोस्टली ग्रो द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रोबस्टा कॉफी, एकदम करेक्ट है। और इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए आंसर। ये 1 इज ओनली करेक्ट कि 2 इज ओनली करेक्ट, 1 and 2 कि 2 and 3 कि 1 to 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन कहता है इट इज कल्टिवेटेड इन द हाईलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा कहता है कि भारत रोबस्टा, अरेबिका तीनों कॉफी की वैरायटी, बाकी रोबस्टा ज़्यादा पड़ेगी, ये भी सही है। और इंडिया का जो वर्ल्ड में है सेकंड है, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द कॉफी प्रोडक्शन, 7वें रैंक पर है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर्स। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट डिफरेंस टू द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसको बीआरओ भी कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 2 काम है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जो सीमा रेखा होती है, बाउंड्री पर एक तरह रोड कंस्ट्रक्ट करती है। जितने भी बाउंड्री लाइंस पर रोड बनाया जाता है वो सारे बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दूसरी बात कॉन्सेप्ट समझना है बीआरओ की, ये पड़ोसी राज्यों की भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो हमारा अगर जुड़ा होता है, तो 2 नेबरिंग कंट्री, 2 पड़ोसी देशों के बीच में रोड का निर्माण करती है। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है बीआरओ का। तो कहता है कि बीआरओ के ऊपर पहला स्टेट वाज एस्टैब्लिश आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर इन 1960, एकदम करेक्ट है। 1962 में जो लड़ाई हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें इंडिया की बहुत डिफीट हुई और चाइना ने इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को कैप्चर कर लिया, खासकर अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में। उसके बाद बीआरओ की स्थापना हुई और बीआरओ क्या करती है कि सारे सीमा, भारत की जितनी बाउंड्री लाइन है उसके सहारे सारे रोड को बनाती है कि इंडियन आर्मी जल्दी से एक्सेस कर सके, पहुंच सके। और रिसेंटली आपको पता है कि न्यूज़ में है कि आप देखिए लद्दाख वाले इलाके में इसने बहुत से रोड बनाए, जिससे चाइना ने एक तरह से विरोध करना स्टार्ट हुआ, इसलिए इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुआ। तो इंडिया और चाइना के बीच के सेनाओं के बीच में जो डिस्प्यूट का मेन कारण था बीआरओ का लद्दाख वाले रीजन में रोड का बनाया जाना। फिर कहता है कि बीआरओ की सबसे बड़ा अचीवमेंट अटल टनल जो कनेक्ट किया, जो मनाली को लाहौल स्पीति से थ्रू आउट द ईयर वाज बिल्ड बाई, एकदम दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसने अटल टनल भी बनाया जो मनाली को लेह से कनेक्ट करता है, लाहौल से कनेक्ट करता है, सॉरी, मनाली को लाहौल से कनेक्ट करता है। जो पीर पंजाल रेंज में, पीर पंजाल माउंटेन को काटकर ये अटल टनल बनाया पीर पंजाल को। क्वेश्चन नंबर 9, Arabica, Robusta and Liberica are the types of local wind in the northeast Africa, genetically modified varieties of sugarcane, coffee cultivated across the world, native buffalo breeds in North India। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार खासकर सीडीएस के एग्जाम में ये पूछे गए। सेंट्रल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया कि अरेबिका, रोबस्टिका और लिब्रिका की क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये जो है कॉफ़ी की वैरायटी है और इंडिया इन तीनों कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है। और कॉफ़ी के बारे में चूंकि हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन लिया, कॉफ़ी के बारे में वर्ल्ड में प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक आपको ध्यान रखना है कि किस कंट्री का है, तो ब्राज़ील का है। ब्राज़ील ऐसा कंट्री है जिसके बाद कॉफ़ी सॉइल भी है और कॉफ़ी पोर्ट भी है और वर्ल्ड में प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है। कॉफ़ी का ओरिजिन लाइबेरिया में हुआ था, अफ्रीका कंट्री लाइबेरिया में हुआ था, लाइबेरिया कंट्री में इसका ओरिजिन हुआ, लाइबेरिया कंट्री में ओरिजिन हुआ और ब्राज़ील प्रोडक्शन कंट्री करने में सबसे टॉप पर है। और भारत में कर्नाटका प्रोडक्शन करने में सबसे टॉप पर है और कर्नाटका में अरेबिका, रोबस्टा, लिब्रिका तीनों कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अब कोल रिवर, कोयला जो है आपको पता है कि जिसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, कोयला, कोल रिजर्व इंडिया अकर इन विच ऑफ द रिवर वैली। जो कोयला है वो किस रिवर घाटी में मिलते हैं। पहला ऑप्शन है दामोदर वैली, गोदावरी रिवर बेसिन, महानदी की सोन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का बताना आपके कमेंट बॉक्स में राइट आंसर्स क्या होगा। तो कोल रिजर्व आप देखें तो एकदम सही है, दामोदर वैली में ही आपको देखेंगे। बिहार झारखंड जो लाई करता है वो दामोदर वैली में ही इसके कोल के सारे, झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों के दोनों दामोदर वैली में लाई करते हैं। गोदावरी में भी आपको मिलता है, महानदी में उड़ीसा और सोन तीनों रिवर वैली में कोल मिलते हैं। आप मैप पर भी समझ सकते हैं इनको, ये पूरा दामोदर, ये गोदावरी। तो करेक्ट आंसर इज डी इज ए करेक्ट आंसर। चारों के चारों ऑप्शन है, चारों वैली में कोयले मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो पेट्रोलियम रिफाइनरी पूछ रहा है, पहला ऑप्शन आपका दिया रहा है कि क्वाली में, मथुरा में, हल्दिया में। सिटीज में पंजाब में आप देखेंगे तो भटिंडा में भी है, हरियाणा में आप देखेंगे तो पानीपत में भी है, मथुरा में ऑप्शन में मथुरा है, मथुरा में भी है, गुजरात के क्वाली में है और बंगाल के हल्दिया में भी है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। बिहार के बरौनी में भी है, असम के गुवाहाटी में, आंध्र प्रदेश का तिथिपेका में और मैंगलोर में भी है। तो ये कुछ पेट्रोलियम रिफाइनरी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों जगह कोयली, मथुरा, हल्दिया और भटिंडा, पानीपत, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्सिडर द फॉलोइंग पेयर। अब ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर क्वेश्चन है, कौन कौन सी जनजाति पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं? कहता है कि बुशमैन ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, जुलूस ब्राजील में मिलते हैं, म्योरीज न्यूजीलैंड में मिलते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ट्राइबल है वो करेक्टली मैच नहीं है। बुशमैन कहाँ मिलते हैं, जुलूस कहाँ मिलते हैं और मोरिस कहाँ मिलते हैं? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो 3 बस सही है, बाकी गलत है। जो बुशमैन है वो कालाहारी के डेजर्ट में मिलते हैं, कालाहारी डेजर्ट्स में, कालाहारी डेजर्ट में मिलते हैं। जिनके सर पर जो बाल होते हैं वो झाड़ियों जैसे होते हैं, बुशमैन। जुलूस होते हैं वो ब्राजील में नहीं मिलते हैं, वो साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। और म्योरीज जो है न्यूजीलैंड में। करेक्ट, 3 इज द ओनली राइट आंसर्स, 3 इज द करेक्ट आंसर्स। 3 मिलाइए सारे लोग, 3 करेक्ट आंसर्स है। तो ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर भी एक क्वेश्चन इंडिया एंड द वर्ल्ड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 13, अस, अमन एंड बोरा आर द, अस, अमन एंड बोरा आर द डिफरेंट वैरायटी ऑफ व्हीट इन असम। 3 क्रॉप्स ऑफ राइस ग्रोन इन डिफरेंट सीजन इन वेस्ट बंगाल, दूसरा ऑप्शन है। लोकल विंड्स इन नॉर्थ इंडिया, हार्वेस्ट फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो बताना है कि ये जो 3 नाम दिए हुए हैं वो किस से जुड़े हुए हैं, किस से जुड़े हुए हैं तीनों नाम, अस, अमन, बोरा, आर द। तो राइट आंसर विल बी व्हाट? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? द राइट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। जो अस, अमन एंड बोरा है, ये 3 वैरायटी ऑफ राइस के हैं जो वेस्ट बंगाल में ग्रो होते हैं। तो 13 का बी इज द करेक्ट आंसर, 13 का बी इज द राइट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, कहता विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सी रूट इज नोन एज द बिग ट्रंक रूट। सबसे ज्यादा किस सी रूट का ज्यादा यूज होता है? केप ऑफ गुड होप सी रूट जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होके जाता है वो केप ऑफ गुड है। जो मेडिटेरियन इंडियन ओशन सी रूट से जाता है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट और नॉर्थ अटलांटिक पैसिफिक रूट। सबसे ज़्यादा किस सी रूट के सहारे ट्रेड होता है पूरे समुद्र में, ओशंस में? आपको बताना राइट आंसर्स क्या होगा, विच इज द करेक्ट आंसर्स। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो ट्रिस्ट जिस रूट से होता है वो नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के बीच में होता है। सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होता है नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बीच में होता है।
और इस रूट का नाम है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, जिसको बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है, बिग ट्रंक रूट। क्वेश्चन नंबर 14 का सी इज द करेक्ट आंसर। आप मैप पर भी देख सकते हैं, यहाँ ये यूरोप का कॉन्टिनेंट है और ये नॉर्थ अमेरिका, दोनों यहाँ से यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, इसलिए इस रूट को बिग ट्रंक रूट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विटीकल्चर इज द प्रोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। विटीकल्चर का मतलब होता है जिसमें अंगूरों की खेती होती है, उसको, उस साइंस को विटीकल्चर कहते हैं। सिल्क की खेती को सिल्वीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी को एपीकल्चर कहते हैं। ये साइंस ऑफ एक तरह से कल्टीवेशन है, खेती का तरीका है। जो विटीकल्चर है वो ग्रेप्स के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ, अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ है। और कहता है कि अंगूर की खेती किस रीजन में ज़्यादा होते हैं, सहारा रीजन में, मेडिटेरियन रीजन में, सेंट्रल एशिया में कि अमेजन रीजन में। 15 का राइट आंसर क्या होगा? विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ 15? 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? विटीकल्चर इज अ प्रोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? द राइट आंसर इज 15 का बी। तो मेडिटेरियन रीजन का मतलब है कि यूरोप के इटली वाला जो इलाका, इटली, फ्रांस, तो ये बताना चाहिए कि मेडिटेरियन सी के सहारे कौन कौन से देश हैं, उस देश में अंगूर की ज़्यादा खेती होती है और इसी से एक तरह से वाइन्स भी बनते हैं, वाइन्स। तो इन राज्यों में क्या होता है, अंगूर को एक तरह से सड़ाकर वाइन्स बनाते हैं और सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती मेडिटेरियन रीजन्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? सबसे ज़्यादा खेती जो जिस ग्रासलैंड में होती है उसका मैचिंग दिया हुआ है यहाँ पर। पाम्पास ऑफ अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना में जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती होती है उसको पाम्पास कहते हैं। साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ट्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स कहते हैं। तो कहता है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? पाम्पास में ज़्यादा होती है कि वेल्ट्स में कि ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में? तो 1 सही है कि 1 और 2 की 1, 2 और 3 की तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 ने बताना है कि करेक्ट आंसर्स क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर्स क्या होगा? तो 16 का आप देखेंगे तो पाम्पास इन अर्जेंटीना एकदम सही है। तो जहाँ जहाँ पर ग्रासलैंड होते हैं वहाँ एक तरह से फर्टाइल लैंड होता है, वहाँ पर सबसे अधिक खेती होती है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर्स। और आपको पता है कि और भी प्लेसेस हैं, जैसे कि आप देखेंगे स्टैपीज़ में खेती होती है गेहूँ की, और जैसे कि हंगरी का पुस्टास, यहाँ भी गेहूँ की बहुत ज़्यादा खेती होती है। स्टैपीज़, पुस्टास, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स दिए हुए हैं, वेल्ट्स दिए हुए हैं, और पाम्पास ऑफ अर्जेंटीना। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट आंसर्स हैं। और भी स्टैपीज़, अगर स्टैपीज़ भी होता तो ऑप्शन में राइट होता। पुस्टास, ये हंगरी में ग्रासलैंड को पुस्टास कहते हैं। स्टैपीज़ जो होता है आपको पता है यूक्रेन वाले इलाके में स्टैपीज़ कहते हैं, और यूएस और कनाडा वाले इलाके में इसको प्रेरीज का रीजन भी कहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गेहूँ की खेती होती है, प्रेरीज रीजन्स। तो तीनों आपको ऑप्शन ध्यान रखना है, यूएस और कनाडा में प्रेरीज, स्टैपीज़ जो होता है यूक्रेन वाला इलाके में, और पुस्टास हंगरी में, और पाम्पास अर्जेंटीना में, और वेल्स साउथ अफ्रीका में, और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में। ये सारे इलाके जो है गेहूं की खेती के लिए, वीट के कल्टीवेशन जहां कॉमर्शियल लेवल ऑफ खेती होती है के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर आइए 17, कहता है द ट्राइब्स ऑफ बेदविन्स एंड बिंदुबू आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन? वर्ल्ड के किस क्लाइमेटीज में ये दोनों ट्राइबल्स रहते हैं? एक का नाम है बिडविन्स और एक का नाम है बिंदुबू। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड के किस रीजन में ये ट्राइब सबसे ज्यादा रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, मानसून, पोलर, इक्वेटल फॉरेस्ट की मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। तो ये सबसे ज़्यादा जिस इलाके में ट्राइबल मिलते हैं उसको इक्वेटरल
कि मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स, कि पोलर, की मानसून कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। तो जहाँ पे रेगिस्तान होंगे, खासकर एशिया वाले साउथ वेस्ट एशिया में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डेजर्ट्स है, और उस इलाके में साउथ ईस्ट एशिया माने सऊदी अरेबिया वाला इलाका, उस इलाके में ट्राइबल्स मिलते हैं जिसको बिदविन्स और बिंदिबू कहते हैं। तो राइट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आइए। विद रेफरेंस टू द नेचुरल वेजिटेशन सेल्वास, सेल्वास आर रिफर्स टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अमेजन लोलैंड, scarp vegetation found in arid and semi-arid region, large area of flat temperate grassland, type of natural region और biome does not contain trees। तो सेल्वा जो ग्रासलैंड है, आप मैप पर देखिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनको सेल्वास कहते हैं। तो आप देखेंगे सबसे इसका राइट आंसर 18 का ये होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अमेजन के लो लैंड में। अमेजन का मतलब है कि ये वाला इलाके में जो फॉरेस्ट मिलते हैं, एकदम डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, जिनको सेल्वास का नाम दिया गया है। तो इसका नाम दिया गया है, सेल्वास का नाम दिया गया है। तो 18 का ए इज द करेक्ट आंसर, नेचुरल वेजिटेशन सेल्वा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अमेजन लोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 19। कहता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब क्या होता है आपको बताना है, ये मीनिंग आपको बताना है कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रांसह्यूमेंस का मतलब क्या होता है। ऑप्शन में पहला है माइग्रेशन फ्रॉम माउंटेन टू द प्लेन एंड वाइस वर्सा विद द चेंज इन सीजन, माउंटेन से प्लेन में आना जब मौसम का बदलाव होने पर। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ हंटिंग प्रैक्टिस इन ए वेरी कोल्ड रीजन, ठंडे इलाके में शिकार का एक तरीका है। द प्रोसेस ऑफ शिफ्ट फ्रॉम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर टू एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टिवेटेड इन द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो ट्रांसह्यूमेंस का मतलब आप सीधी सी मतलब है कि ये खासकर ट्राइबल के द्वारा ये प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे जब माउंटेन में आप देखिए, जब माउंटेन जो इलाके में है, अब नवंबर और दिसंबर के मंथ में क्या होता है, यहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, स्नोफॉल। तो जो ट्राइबल होते हैं वो चरागाह की खोज में, चूंकि बर्फबारी स्टार्ट हो गया, तो ट्राइबल ये क्या करते हैं, माउंटेन से प्लेन में जाते हैं, प्लेन में आ गए। फिर क्या होता है कि मार्च मंथ में ये फिर से प्लेन से माउंटेन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कि मार्च में गर्मी का मौसम आ जाता है और गर्मी के मौसम में चरागाह की कमी होती है और माउंटेन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा माइग्रेशन फ्रॉम माउंटेन टू द प्लेन एंड वाइस वर्सा विद द चेंज इन सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए इज द करेक्ट आंसर, 19 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, लास्ट क्वेश्चन 20। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द बिग गेम कंट्री। किस रीजन को बिग गेम कंट्री कहते हैं? विच रीजन इज नोन एज द बिग गेम कंट्री? पहला अफ्रीकन सवाना, ब्राजीलियन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, आर्टिक साइबेरिया, ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट। अब बिग गेम कंट्री का यहां पर कॉन्सेप्ट पहले समझना है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग गेम कंट्री। अगर बिग गेम कंट्री का मतलब होता है वैसा इलाका जहां पर बहुत से वाइल्ड एनिमल हो और लोग साथ में हंटिंग से भी जुड़े हों। एक तो जानवरों का बहुत ज़्यादा जानवरों की संख्या हो, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा हो, और लोग हंटिंग भी करते हैं, शिकार भी करते हैं। तो बिग गेम कंट्री हो गया, गेम भी हो गया, और ख़ासकर इन जानवरों के जो चमड़े होते हैं, स्किन होते हैं, उसका ट्रेड भी हो गया। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द बिग गेम कंट्री। किस रीजन को कहा गया है जहां पर एक तरह से जानवरों का घर कहा जाता है, बहुत ज़्यादा जानवर होते हैं। ऑप्शन में पहला है अफ्रीकन सवाना, ब्राजीलियन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, आर्टिक साइबेरिया की ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट।
तो सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ मिलते हैं वो किस इलाके में मिलते हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अफ्रीकन सवाना। तो 20 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े हुए थे, जो आने वाले के पेपर के लिए पंजाब में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया कि जो आपके 2 दिन हमारी क्लासेस आपके साथ होती है ज्योग्राफी के, आपको वीक्स में 2 क्वेश्चन मिलते, 2 क्लासेस मिलते हैं जो अराउंड 40 क्वेश्चन की आपकी तैयारी होती है। पहली जो क्लासेस आपकी होती है वो ट्यूसडे को होती है, जिस दिन हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, और एक क्लासेस आपको संडे को हम देते हैं जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया एंड वर्ल्ड से होता है। तो ये हमारे आज के 20 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन थे, और एस्पिरेंट आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा और आपके ज्ञान भी इसमें इंक्रीज़ हुए होंगे। और दीज आर ए वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो एक तरह से आपके आने वाले पंजाब पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग फिर चलते हैं, कल नेक्स्ट ट्यूसडे को हम लोग मिलेंगे और फिर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।